जया भादुड़ी, सोन जूही की बेल नवेली। जया भादुड़ी का नाम सामने आते ही एक पत्नी, एक माँ, एक सुगृहिणी, एक आदर्श बहू की तस्वीर उभरती है। पर इन सब से बढ़कर भी जहन में उतरती है एक संवेदनशील अभिनेत्री की शक्ल, एक खूबसूरत व्यक्तित्व की तस्वीर। जया से मिलने की इच्छा बहुत दिनों से थी, पर असल मौका तब मिला जब अमिताभ बच्चन लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के टानिया फार्म में अपने परिवार के साथ रहने और स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे। 2-3 बार उनसे भेंट हुई और बातचीत भी। तब जया जी को निकट से जानने का अवसर मिला। जाहिर था कि मन में उत्सुकता थी ये जानने की कि उन्होंने फिल्मों में काम करना क्यों छोड़ दिया। पूछने पर अपनी मीठी हंसी हंसते हुए वे बोली, अरे आप ये मत सोचिएगा कि अमित ने मुझे फिल्मों में काम करने से मना किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो सदैव कहते रहे, यदि फिल्मों में काम और घर तथा बच्चों की देखभाल साथ साथ कर सकती हो तो अवश्य फिल्मों में काम करो। पर मैं एक जैसे रोल करते करते ऊब गई थी। हिंदी फिल्मों की कहानियों में घट बढ़कर औरत के एक से ही रोल देखने को मिलते हैं। एक सी ही सिचुएशन होती है, एक सा ही पारिवारिक परिदृश्य रहता है। एक अच्छी औरत, एक बुरी औरत, बूढ़ी माँ, घरेलू औरत, अत्याधुनिक औरत। कुछ अलग हटकर ऐसे चरित्र कम मिलते हैं जिनमें एक फ्रेशनेस हो, एक ताजगी हो। शायद लोग आपको ऐसे ही रोल में देखना पसंद करते हो। हाँ, आपका कहना ठीक हो सकता है। इसीलिए निर्माता और निर्देशक अभिनेता और अभिनेत्री को टाइपकास्ट कर देते हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कोई कलाकार के मन को नहीं देखना चाहता कि उसे चैलेंजिंग रोल चाहिए। आप हैं भी तो गुडी गुडी, मैंने कहा। सुंदर, आकर्षक, सीधी सादगी की प्रतिमूर्ति। ये आपका भ्रम है। आम लोगों की तरह मेरे भी अपने कई शेड्स हैं। मैं कोमल हूँ तो कठोर भी, नम्र हूँ तो मजबूत भी, शांत हूँ तो टेम्परामेंटल भी, सीधी हूँ तो कठिन भी। मेरी मानसिकता समझकर यदि कोई एक मजबूत चरित्र मुझे करने को दे तब अभिनय क्षमता दिखाई जा सकती है। पर कहाँ होता है ऐसा? मैंने कहा, ये तो आपकी आज की सोच है। जब ये करियर आपने चुना था तब भी क्या आपके यही विचार थे? नहीं जी, जया ने उत्तर दिया। बचपन तो ये होता है कि जो कुछ भी सामने आया, पसंद आया, उसी आधार पर सपने बुनने शुरू हो जाते हैं। हजारों विचार आते हैं, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, पर असल जीवन में वो सब नहीं होता है। मैं भी तब इतना सब कैसे सोच सकती थी? फिल्म लाइन को ज्वाइन करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? मेरा अगला प्रश्न था। मैं 12-13 वर्ष की थी। तब कलकत्ता अपने पिता के साथ गई थी। मेरे पिता तरुण कुमार भादुड़ी प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र स्टेट्समैन के प्रमुख संवाददाता थे। उनके कई उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके थे। उनके कई मित्र बंगाली फिल्मों की दुनिया से जुड़े थे। तभी एक बार हम सबका जगन्नाथपुरी जाने का प्रोग्राम बना। वहां पहुंचकर एक दिन हम जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध समुद्र तट पर घूम रहे थे। तभी देखा वहां शूटिंग हो रही है। उत्सुकतावश हम लोग भी शूटिंग देखने पहुंच गए। तपन सिन्हा की कोई फिल्म थी। वे फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। उन्हें अपनी फिल्म के लिए क्राउड के कुछ शॉट्स चाहिए थे। जब मैं बीच पर घूम रही थी तब मुझे बताए बिना मेरे भी कुछ शॉट्स ले लिए गए। बाद में मुझे बताया और कहा, तुम तो फिल्मों में काम कर सकती हो। उस समय क्या आप बंबई में रहती थी? मैंने पूछा। नहीं, जया जी ने उत्तर दिया। हम लोग भोपाल में रहते थे। भोपाल उन दिनों पिछड़ा हुआ इलाका समझा जाता था। मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी। हमें फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी। जब मुझे पता लगा कि फिल्म में मेरा भी शॉट लिया गया है तो मैं बहुत घबराई। पर फिर सोचा, भीड़ का दृश्य है, मेरी शक्ल वहां कहाँ नजर आएगी। ये सोच मुझे बड़ा आश्वस्त कर गई। पुरी से हम लोग कलकत्ता वापस आ गए। फिल्म यूनिट के कई लोग हमारे साथ थे। उनसे मैं काफी हिल मिल गई थी, विशेष रूप से रवि घोष से। वो एक पॉपुलर कॉमेडियन थे, कैरेक्टर रोल भी करते थे। आज भी बांग्ला फिल्मों के लोकप्रिय कलाकार हैं। जिस फिल्म की शूटिंग थी उसमें शर्मिला हीरोइन थी। रॉबिन घोष पुरी के पंडे का रोल कर रहे थे। शर्मिला और रॉबिन घोष दोनों ही सत्यजीत रे के साथ काम कर चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा, चलो तुम्हें सत्यजीत रे से मिला देते हैं, तुम में काम करने की क्षमता है।
मैं तो सत्यजीत रे का नाम भी नहीं जानती थी, इसलिए पूछा, कौन सत्यजीत रे? वैसे भी उस उम्र में सत्यजीत रे की फिल्मों में इंटरेस्ट लेना मुश्किल काम था। उतनी समझ ही कहाँ थी। मैंने मना कर दिया, पर वे कहाँ मानने वाले थे। हम गए, उनसे मिले, फिर हम वापस चले आए। बात आई गई हो गई। उसके बहुत दिन बाद एक दिन पिताजी ने पूछा, सत्यजीत रे अपनी फिल्म महानगर में तुमको लेना चाहते हैं, तुम काम करोगी? मैं तो फिल्मों में काम करने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी। मैंने एकदम जवाब दे दिया, मेरे स्कूल में सब क्या कहेंगे, और वहां तो डांस भी करना पड़ेगा। ना बाबा ना। आपके पिताजी राजी थे? हाँ, पिताजी ने ऐसा बुरा भी नहीं माना। फिर सत्यजीत रे जैसी हस्ती कह रही है। पिताजी ने कहा, कलकत्ता चलो, वहां चलकर देखते हैं, पसंद आए तो करना और नहीं तो छोड़ देना। कैसा लगा आपको उस वक्त फिल्म में काम करते हुए? जया जी अपनी मासूम हंसी हंसते हुए बोली, अब ज्यादा तो याद नहीं है, पर उस समय मजा तो खूब आया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि शूटिंग कर रहे हैं। क्या आप नर्वस हुई थी? पहले दिन तो हर कोई नर्वस हो जाता है। मैंने तो पहले कैमरा देखा भी नहीं था। फिर मेरा रोल कोई बड़ा भी नहीं था। मैं हीरो की बहन का रोल कर रही थी। थोड़ा नर्वस तो जरूर हुई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, इतना याद है कि मैंने कहा था, मेरी तस्वीर किसी को मत दिखाइएगा और अखबार में भी नहीं दें। मेरी एक चाइनीज फ्रेंड थी जो भोपाल में मेरे साथ पढ़ती थी। उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। सारे दिन फिल्मों के गाने गुनगुनाया करती थी। उसकी चिट्ठी आई कि उसने मेरी फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा उसे, और उसने लिखा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने सुना है तुम फिल्मों में काम कर रही हो, और वो भी सत्यजीत रे की फिल्मों में। तब मुझे लगा, चलो, इट इज नॉट दैट बैड। फिल्म भोपाल में रिलीज हुई, लोगों ने देखी, मैंने भी देखी, पसंद किया। स्कूल में सिस्टर्स ने भी देखी। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे अजीब सा लगता रहा। खैर, उसके बाद बात आई गई हो गई और आगे पढ़ाई शुरू हुई। क्या फिल्मों की बात आई गई हो गई? हाँ, एक तरह से। एक बार फिल्म महानगर में काम कर लेने के बाद भी अभिनेत्री बनने की कोई इच्छा मेरे मन में नहीं रही थी। हाँ, ये जरूर हुआ था कि फिल्म देखने की रुचि बढ़ गई। ये रुचि इस कदर बढ़ी कि उसे खब्ब की संज्ञा दी जा सकती है। उस समय तक मैं काफी हिंदी फिल्में देख चुकी थी। इंग्लिश फिल्में भी जितनी वहां आती थी देख लेती थी। इसलिए फिल्मों के बारे में जानकारी पहले के बनिस्बत ज्यादा हो गई थी। एक दिन पिताजी जरा रिलैक्स्ड मूड में थे। उनसे बात करने का मौका कम मिलता था। उन्हें फुर्सत में देखा तो उनसे बात करने बैठ गई। बातों बातों में पिताजी से कहा, अगर हमारे हीरो हीरोइन बहुत मंजा हुआ अभिनय नहीं कर पाते तो उन्हें दोष क्यों दिया जाता है? हमारे यहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग का तो कोई प्रबंध है ही नहीं। ऐसे ही कई प्रश्न मन में उठते रहते थे। इन प्रश्नों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी और क्या उनके उत्तरों से आप संतुष्ट होती थी? मुझे हमेशा से लगता था कि फिल्मों में इतना बनते ठनते क्यों हैं? घरों की लड़कियां बनती हैं, बहुएं बनती हैं, मतलब फिल्मों में ये किरदार होते हैं। उनके बोलने के ढंग में, बोलचाल में, उठने बैठने में सब बड़ा बनावटी लगता है, अस्वाभाविक, अननेचुरल। पिताजी ने समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। मैंने कहा, औरतें चीख चीख कर रोती हैं, हमारी माँ तो ऐसे नहीं रोती। तब पिताजी ने कहा, इससे ही तो मेलोड्रामा कहते हैं। और क्या क्या शौक थे आपके उन दिनों? बचपन में मैं बहुत शैतान थी। गुल्ली डंडा, कंचे खेलती थी। कच्ची इमली, अंबियां खाना खूब पसंद था। अपनी मीठी हंसी हंसते हुए जया बोली, जिंदगी की रफ्तार के साथ शौक भी तो बदलते रहते हैं। बचपन का स्टेज पार हुआ तो बड़े रेडियो प्ले में हिस्सा लेने लगी। भरतनाट्यम सीखने लगी। 6 साल भरतनाट्यम सीखा, किंतु सब शौकिया था। प्रोफेशनल का लेबल नहीं लगा था किसी भी शौक पर तब तक। करियर का क्या होगा तब तक निर्णय नहीं लिया था। नहीं, पर उसके बारे में सोचना अवश्य शुरू कर दिया था। तभी एक दिन पिताजी ने बताया कि अब तो फिल्मों में बड़े मैच्योर लोग अच्छे घरों से आ रहे हैं, और कि पूना में एक फिल्म इंस्टीट्यूट भी खुला है जहां फिल्म मेकिंग और अभिनय सिखाया जाता है। मैंने पिताजी से कहा, एक्टिंग भी कोई सिखाने या पढ़ाने की चीज है? वो तो आप में कुदरती होती है।
अगर अभिनय की क्षमता है तो ठीक है, क्षमता नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पिताजी से तो मैंने ये बात कह दी, किंतु इंस्टीट्यूट की बात मेरे दिमाग में घूमती रही। अब हुआ ये कि थोड़े दिन बाद ही अखबारों में एक विज्ञापन निकला फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में। उसमें काफी सारा विवरण था कि वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या जरूरतें पूरी करनी होती हैं, ये सब भी बताया गया था। तब तक मैं हायर सेकेंडरी कर चुकी थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं भी अप्लाई करूंगी। सब लोग घर में मुझे चिढ़ाने लगे, फिल्मों में जाएगी, शक्ल देखी है अपनी, आदि आदि। जितना लोग चिढ़ाने लगे उतना मेरा संकल्प दृढ़ होता गया। इसका मतलब फिल्मों में काम करने की रुचि पैदा हो गई थी और रुझान भी बढ़ गया था। नहीं, ऐसा नहीं था, जया कुछ सोचते हुए बोली। उसे मैंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। जिंदगी में जब कभी कोई चैलेंज आया, मैंने उसकी ओर से मुख कभी नहीं मोड़ा, बल्कि हर चैलेंज को गंभीरता से स्वीकार किया। जब मन में निर्णय कर लिया तब पिताजी से कहा, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहती हूँ। दिल्ली में पिताजी के एक मित्र रहते थे। दिल्ली सेंटर इसी कारण दिया और अप्लाई कर दिया। गर्मी की छुट्टियां बिताने दिल्ली गई। वहीं इंस्टीट्यूट से पत्र आया, यू आर सेलेक्टेड, सेंड फ्रेश फोटोग्राफ। भेंट करने के लिए निश्चित समय और तारीख भी दी। मैं तो दिल्ली में ही थी। मेरा ऑडिशन टेस्ट हुआ। 4-5 डायलॉग बोलने को दिए, ऑडिशन टेस्ट में पास हो गई। अब स्क्रीन टेस्ट की बारी थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग आती है, बस मजाक मजाक में अप्लाई कर दिया था। मुझे घबराहट होने लगी कि स्क्रीन टेस्ट में क्या करूंगी। फिर मन को आश्वस्त किया कि जब इतनी दूरियां पार कर ली हैं तो ये भी सही। टेस्ट देकर मैं भोपाल लौट आई, क्योंकि कॉलेज खुलने वाले थे और आगे की पढ़ाई शुरू करनी थी। पर वहीं कुछ दिनों बाद इंस्टीट्यूट से पत्र आ गया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और मुझे वहां ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या आपको आश्चर्य हुआ? हाँ, कुछ कुछ। बाकी लोगों को तो बहुत ताज्जुब हुआ। सबने कहा, ये कैसे हो सकता है? किसी ने मजाक किया होगा। आपस में राय की गई। तभी मौसेरे भाई बहनों ने कहा, कॉलेज तो 3 महीने से पहले खुलेगा नहीं, एक बार तुम वहां हो आओ, अगर पसंद ना आए तो वापस लौट आना। कॉलेज वालों से बात की गई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, एनरोल करके रखते हैं, अगर वहां ना जमे तो वापस आ जाना। उन दिनों एडमिशन के लिए आज जैसी समस्याएं नहीं थी। फिर क्या हुआ? होना क्या था, सोचा वहां भी कॉलेज जैसा ही होगा, अलग क्या होगा। हाँ, पढ़ाने का ढंग अलग हो सकता है। जाकर देखा, बात सही थी। लड़के ही लड़के थे, लड़कियां बहुत कम थीं। शायद 6-7 लड़कियां ही थीं। पूरे इंस्टीट्यूट में करीब 150 लड़के थे। शुरू में तो बहुत अजीब सा लगा, बाद में सेटल हो गई। पढ़ाई शुरू हुई तब लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आपने तो पहले भी अभिनय किया था, फिर ऐसा क्यों लगा? ये तो स्वाभाविक है, जब इंस्टीट्यूट में आते हैं तब लगता है हमें बहुत कुछ आता है, अभिनय में क्या मुश्किल है। पर जब पढ़ना और सीखना शुरू करते हैं तब लगता है कि हम कितने गलत थे। ट्रेनिंग वहाँ किस प्रकार होती है? वहाँ ट्रेनिंग का ढंग बिल्कुल अलग है। न ब्लैक बोर्ड है, न चौक, आपको बिल्कुल खुला छोड़ देते। आप देखिए, सुनिए और सीखिए। 3 महीने बाद जब छुट्टियों में घर लौटी तो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वहां लौटने के दिन गिनने लगी। उल्टी गिनती शुरू हुई कि कब इंस्टीट्यूट खुले और कब वहां जाऊं। घर वालों की सहमति थी? मैंने पूछा। जया जी बोली, आधी स्वीकृति तो तभी मिल गई थी जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। अब माँ ने कहा, अच्छी तरह सोच समझ कर निर्णय लेना, ये राह कांटों से भरी है। मैंने माँ से कहा, एक बार तो अभिनय किया ही है महानगर में, सफलता भी मिली थी, प्रयत्न करके देखने में क्या हर्ज है। फिर अब तो इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण भी ले लिया है। बचपन से मेरे मन में ये दृढ़ इच्छा रही है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आई शुड स्टैंड ऑन माई ओन एंड अर्न माई लिविंग माई सेल्फ। शायद घर में बड़ी होने के कारण या भाई न होने के कारण ऐसी सोच रही, पर मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि रोल मुझे पसंद आएंगे तभी करूंगी, और यदि रोल मांगने के लिए निर्माताओं और निर्देशकों के चक्कर लगाने पड़े तो उनके पीछे भागूंगी नहीं, लौट आऊंगी और रेडियो में काम कर लूंगी, या और भी बहुत सी चीजें हैं, करियर हैं जो मैं कर सकती हूँ।
आपको गुड्डी में कैसे रोल मिला? उन दिनों इंस्टीट्यूट में बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री से आते थे लेक्चर देने के लिए। नवेंदु घोष जो हमारी क्लासेस लेते थे, उन्होंने बताया एक दिन कि ऋषिदा गुड्डी फिल्म बनाने की तैयारियों में लगे हैं और नए चेहरे की तलाश में हैं। विकास और अरुणा जो मेरे सहपाठी थे, उन्होंने बताया कि उनके अंकल वसंत देसाई फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऋषिदा मौसमी चटर्जी को वो रोल देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बालिका वधू में बहुत अच्छा रोल किया था। रोल सुनकर मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया। यही सब बातें चल रही थी कि असरानी साहब ने कहा कि ऋषिदा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। शायद नवेंदु जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया था। मेरा प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ था, पर मन में एक इच्छा जरूर जगी कि इस फिल्म में काम कर सकूं तो अच्छा हो। तभी ऋषिदा इंस्टीट्यूट आए। उस दिन वहां शूटिंग चल रही थी। उनके साथ शर्मिला जी और गुलजार साहब भी थे। हम लोग काफी उत्साहित थे। तभी ऋषिदा ने बताया कि वो मेरे पिताजी को जानते हैं। इंस्टीट्यूट में मेरी फिल्म कुमुद जो वहां बनी थी, उसे भी उन्होंने देखा था। ये कहाँ तक सच है कि इंस्टीट्यूट के दौरान ही आपको मृणाल सेन और बासु चटर्जी ने भी अपनी फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर दिया था? मैंने पूछा। हाँ, ये सच है, जया ने बताया। मृणाल दा ने मुझे भुवन शोम में काम करने के लिए कहा था, पर इंस्टीट्यूट ने अनुमति नहीं दी थी। बासु चटर्जी ने सारा आकाश के लिए मुझे अनुबंधित करना चाहा था। यहाँ तक कहा था कि मैं इंस्टीट्यूट छोड़ दूं, 2-3 महीने ही तो बाकी हैं, क्या फर्क पड़ेगा। किंतु मेरे प्रोफेसर्स ने कहा कि जब इतने दिन कोर्स किया है तो 2-3 महीनों के लिए क्या छोड़ना, और इसलिए मैंने मना कर दिया। गुड्डी कब शुरू हुई, कब पूरी हुई, किसी को खबर भी नहीं लगी, पर जिस दिन फिल्म प्रदर्शित हुई सबको पता लग गया कि फिल्मी आकाश पर एक नई तारिका का उदय हुआ है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में, तारों की सी छाह सावली, सीधे पग धरती न बावली, कोमलता के भार से भरी, अंग भंगिमा भरी छरहरी, उद्भिद जग की सी निर्झरणी, सोन जूही की बेल नवेली। जया ने गुड्डी के पूरा होते न होते फिल्म इंस्टीट्यूट भी छोड़ दिया, पर वहां के प्राध्यापक वर्ग, छात्रों के समूह, वहां की शिक्षा, सभी के प्रति उनका आदर मुखर है। वे सब उनके सम्मानित पात्र हैं। मौका मिलते ही अभी भी वहां एक छोटा सा चक्कर लगा आती हैं। सत्यजीत रे जैसे प्रसिद्ध फिल्मकार के साथ काम करने और उनसे प्रशंसा पाने के बावजूद उनमें जरा सा भी घमंड नहीं है। लॉन में जब हम बैठे थे, धूप की परछाइयां ढल रही थी, रोशनी काफी कम हो रही थी। चिड़ियां अपने पंख फड़फड़ाती हुई पेड़ों को छोड़कर अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगी थी। हमारी बातचीत के अलावा चारों ओर शांति व्याप्त थी। शांति और चुप्पी की ओर बढ़ती हुई जया मुझसे अमित जी को बहुत देर से छोड़ा हुआ है कहकर अंदर जाने का उपक्रम करती कि मैंने एक प्रश्न और जड़ दिया। किसी फिल्म के अच्छी बनने में डायरेक्टर और आर्टिस्ट में किसका योगदान अधिक होता है? मैंने पूछा। जया गंभीर होकर बोली, दोनों का अपना अपना योगदान होता है। डायरेक्टर पात्र और स्थिति के अनुसार कैसे भाव चाहिए, उसकी आर्टिस्ट से क्या अपेक्षाएं हैं, करके बहुत कम बताता है, केवल उनका वर्णन करता है। उसके इस चाहने को, अपेक्षाओं को कैसी अभिव्यक्ति देनी है, ये अभिनेता या अभिनेत्री का काम है। आर्टिस्ट अपनी समझ के अनुसार अपने चेहरे और एक्शन में जितनी स्वाभाविकता लाता है, उतनी ही फिल्म सफल होती है। फॉर्मूला फिल्मों और समानांतर फिल्मों में आप किसे पसंद करती हैं? वैसे गुड्डी, उपहार, पिया का घर, शोर आपकी ऐसी फिल्में हैं जिनमें रेखा खींचना मुश्किल है कि वे समानांतर फिल्में हैं या फॉर्मूला फिल्में। मैंने कहा, समानांतर फिल्मों को फॉर्मूला फिल्मों में मिला दो, क्या फर्क पड़ता है? कलाकार को तो अभिनय करना होता है और अभिनय में कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वे समानांतर फिल्में हों या फॉर्मूला फिल्में। हाँ, समानांतर फिल्में जरा ज्यादा डाउन टू अर्थ होती हैं, यानी वास्तविकता के ज्यादा करीब, इसलिए उनमें स्वाभाविकता अधिक होती है, कोशिश कम। देखा गया है कि फिल्म जगत की बेअदब कार्यप्रणाली आपको अक्सर उद्विग्न कर देती है। मैं तो इंसान हूँ, जो स्वाभाविक होता है वही करती हूँ। इसमें कोई अस्वाभाविक मतलब निकाल ले तो मैं क्या कर सकती हूँ? अर्थात आप ही देखिए,
गुड्डी फिल्म में लोगों ने मुझे आसमान पर चढ़ा दिया। उपहार में सुनने को मिला, जया भी टाइप्ड होकर रह गई। ये भला टाइप्ड क्या है? गुड्डी और उपहार दोनों के पात्र क्या एक जैसे थे जो मैं टाइप्ड होकर रह गई? आप ही बताइए। एक जैसे तो नहीं, मैंने कहा, किंतु आपके अभिनय ने उन्हें एक जैसा बना दिया। सो कैसे? जया आश्चर्य से मुझे देखने लगी। मेरे अभिनय ने कैसे? आपकी हंसी ने, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या बात हुई? भाई मैं हंसूंगी तो एक तरह से ही हंसूंगी, गांव की छोरी बनूं या शहर की लड़की? हंसी में विविधता कैसे लाई जा सकती है? जया बोली। मैंने कहा, ये देखना तो निर्देशक का काम है। शायद इसीलिए आप चुने हुए निर्देशकों के साथ काम करना पसंद करती हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो बल्कि सोचती हूँ कि केवल चुने हुए निर्देशकों के साथ काम करने से काम में उतना निखार कहाँ आएगा जितना कि विभिन्न निर्देशकों के साथ काम करने में आ सकता है। अलग अलग के प्रोड्यूसरों और निर्देशकों के साथ काम करने से अलग तरह की भूमिका और कहानी भी होगी, विविधता भी रहेगी। वुमेन लिबरेशन या नारी स्वातंत्र्य के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैंने पूछा। सब बकवास है, जया का उत्तर था। जिसमें कुछ करने की या बनने की क्षमता होती है वो बहुत कुछ कर लेती है। केवल नारों से कुछ नहीं होता। अपने पति अमिताभ जी के बारे में कुछ? अमिताभ अपने पिता की तरह हैं। हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, खुल भी नहीं पाते हैं माँ जी की तरह। खुल जाते हैं तो बहुत हंगामा करते हैं। पर अभी तो जया के चेहरे पर अमिताभ की बीमारी के कारण मायूसी की रेखाएं उभरने लगी। मैंने झट से एक हल्का फुल्का आखिरी प्रश्न दागा। काफी सारी शोहरत, मान सम्मान, धन दौलत के बाद खाली समय मिल जाए तो मैं इत्मीनान से नहाया करूंगी, दिन में 2-2 बार। जया हंसते हंसते बोली। हंसते समय उनकी नाक में 2-3 बल पड़ जाते हैं। शूटिंग की वजह से सुबह इतनी जल्दी जल्दी नहाना पड़ता है, मैं तो मजे से नहाने को भी तरस गई हूँ। पद्मश्री शीला झुनझुनवाला वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं संपादक। पद्मश्री शीला झुनझुनवाला का नाम हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 6 जनवरी सन 1927 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में जन्म, एमए अर्थशास्त्र एवं एलटी की अकादमिक उपाधियों के अतिरिक्त हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से साहित्य रत्न एवं प्रयाग महिला विद्यापीठ से विदुषी ऑनर्स करने के पश्चात उनकी पत्रकारिता की यात्रा प्रारंभ हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह के प्रतिष्ठित साप्ताहिक धर्मिक के महिला पृष्ठों का कुशल संपादन करने के उपरांत वो दिल्ली से प्रकाशित महिला पत्रिका अंगजा की संपादक रहीं। तदुपरांत हिंदुस्तान टाइम्स समूह की पत्रिका कादम्बरी में संयुक्त संपादक, दैनिक पत्र हिंदुस्तान की संयुक्त संपादक और अंततः हिंदुस्तान टाइम्स समूह की प्रतिष्ठित पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान की मुख्य संपादक बनी। इस प्रकार दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं के संपादन का भरपूर अनुभव रहा। मनी मैटर्स पत्रिका की कार्यकारी संपादक भी रही। दृश्य जगत में अनेक नाटकों एवं फिल्मों का पटकथा लेखन भी किया। उनके लिखे उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृत्त और बाल साहित्य का एक बड़ा पाठक वर्ग है। प्रमुख कृतियां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर शोध ग्रंथ कोने वाला कमरा, अर्थचक्र, इंदिरा जी की कहानी, अस्त्र शस्त्र की कहानी, सिने सितारों के अनछुए प्रसंग, कुछ कही कुछ अनकही, सांस्कृतिक विरासत के धनी, भारत और जापान, चेरी फूले, मधुमास आदि। बढ़ती उम्र की समस्याओं पर आधारित उपन्यास पतझड़ में वसंत इसी वर्ष वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है। चर्चित साहित्यकारों के संस्मरण पर आधारित एक पुस्तक और एक उपन्यास काले धन के तिलिस्म प्रकाशनाधीन हैं। उन्हें मातृश्री पुरस्कार, बाल साहित्य कृति सम्मान हिंदी अकादमी, साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, लोहिया पुरस्कार अखिल भारतीय युवा अग्रवाल, ललितेश्वरी शारदा सम्मान हिंदी कश्मीरी संगम, पत्रकारिता भूषण सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान,
शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1991 में भारत सरकार द्वारा वो पद्मश्री अलंकरण से भी विभूषित हो चुकी हैं। संप्रति शीला टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन, प्रियदर्शनी, सूर्या संस्थान, पीएचडी फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन जैसी अनेक सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध